नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन डिजिटल पाठशाला पर। आज से हम इसमें जो रीट एग्ज़ाम है उससे संबंधित, जिसमें साइकोलॉजी का पार्ट आता है 30 नंबर का, उसके पहले यूनिट बाल मनोविज्ञान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और सीखेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है और किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, बाल मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिपब्लिक नामक पुस्तक में बाल विकास शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिपब्लिक नामक पुस्तक में किया गया था, जिसकी रचना लगभग 400 ईस्वी पूर्व 427 से 400 ईसा पूर्व के मध्य के लगभग किसने की थी? प्लेटो ने की थी। अतः बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को माना जाता है। इसी प्रकार देखिए, 17वीं सदी में इटली के शिक्षा शास्त्री कमेनियस ने धनी वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए 1628 में, फिर जब प्लेटो के बाद 17वीं सदी में जो कमेनियस थे, तो कमेनियस ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी जिसे शिशु का विद्यालय नामक संस्था की स्थापना की और इसी नाम की एक पुस्तक में इन बच्चों के विकास का विवरण दिया। तो आपको क्या याद रखना है? कमेनियस की पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। ये एक संस्था भी है और उनकी पुस्तक का नाम भी क्या था? उनकी पुस्तक का नाम भी यही था, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखिए, सन 1668 में कमेनियस ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक नैतिक आचरण और विक्टम्स की रचना की, जिसमें सभी वर्गों के बच्चों के विकास का विवरण दिया गया है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो पुस्तक का नाम आ रहा है, तो आप उसको अलग पेपर लेकर पुस्तक का नाम किनके द्वारा लिखी गई और कौन से सन में लिखी गई, अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम तक वो पूरी पुस्तकों की सूची एक तरह से आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो सन 1668 में किसके द्वारा? कमेनियस के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, और पुस्तक का क्या नाम है? पुस्तक का नाम है नैतिक आचरण और इंग्लिश में ऑर्बिस विक्टस की रचना की, जिसमें सभी वर्गों के बच्चों के विकास का विवरण दिया गया। अब 16वीं सदी तक ये सब कमेनियस ने किया। इसके बाद 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी में स्विट्जरलैंड के एक शिक्षा शास्त्री थे पेस्टोलॉजी। तो स्विट्जरलैंड के शिक्षा शास्त्री पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर बाल विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया और एक पत्रिका जिसे बेबीग्राफी बाल कथा नामक पत्रिका में बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण दिया। तो बाल विकास का अगर आपसे पूछा जाता है कि बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किसने दिया, तो बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का उपजनक भी कह सकते हैं हम किनको? पेस्टोलॉजी को। और बाल विकास का जनक जो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि बाल विकास का जनक तो किसे माना गया? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक तो इसको प्लेटो को माना गया, और जबकि जो बाल मनोविज्ञान का उपजनक है हम इसे पेस्टोलॉजी को मान सकते हैं। इनकी कौन सी कथा थी? बेबीग्राफी बाल कथा नामक पत्रिका में इन्होंने अपने जो 3.5 वर्ष का बालक था उसका अध्ययन किया। 18वीं सदी में मनोविज्ञान 2 विचारधाराओं में विभाजित हो गया, दार्शनिक विचारधारा और वैज्ञानिक विचारधारा। दार्शनिक विचारधारा क्या है? दार्शनिक विचारधारा जिसके जनक अरस्तु है, जिसके अनुसार बाल विकास क्या है? आत्मा परमात्मा की देन है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बाल विकास है, सबसे पहले अरस्तु ने आत्मा परमात्मा का किया। फिर इनके जो शिष्य थे प्लेटो, तो फिर प्लेटो ने आत्मा के दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया। भाई, दर्शन क्या होता है? दर्शन का मतलब आप ये समझिए कि कोई भी जो वस्तु है उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित जो खोज की जाती है, वह दर्शन के अंतर्गत आता है।
तो 18वीं सदी में मनोविज्ञान को दो विचारधाराओं में विभाजित हो गया, और दार्शनिक विचारधारा और वैज्ञानिक विचारधारा। तो दार्शनिक विचारधारा के जनक किसको मानेंगे? दार्शनिक विचारधारा के जनक अरस्तु को मानेंगे। किसको मानेंगे? अरस्तु, जिसके अनुसार क्या है? बाल विकास आत्मा परमात्मा की देन है। और जो दूसरी विचारधारा थी वे वैज्ञानिक विचारधारा, जो आधुनिक, इसके जनक कौन माने गए? इसके जनक पेस्टोलॉजी माने गए। तो आपको ये याद रखना है कि जो वैज्ञानिक विचारधारा थी इसके जनक तो पेस्टोलॉजी हैं, और जो दार्शनिक विचारधारा अपने को प्राप्त हुई, दार्शनिक विचारधारा के जनक अरस्तु को माना गया। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह ज्ञात होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि 19वीं सदी में अमेरिका में बाल विकास आंदोलन चला, जिसके अंतर्गत स्टैनले हॉल ने, नए वैज्ञानिक आए साहब, अब स्टैनले हॉल ने बाल विकास के अध्ययन के लिए अमेरिका में बाल विकास का आंदोलन चला। तो अमेरिका में ही 1894 में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी कि बाल अध्ययन समिति का गठन किया, अतः इन्हें बाल अध्ययन का जनक कहा गया। आपको ये अच्छी तरह याद होना चाहिए। 3 बार जनक शब्द आ गया है, 3 बार जनक शब्द आ गया है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि बाल विकास, बाल मनोविज्ञान का जनक तो किसे कहा गया? प्लेटो को। उपजनक किसे कहा गया? दिख रहा है ना आपको? बाल मनोविज्ञान का जनक किसको? प्लेटो को माना गया। बाल मनोविज्ञान का उपजनक किसे माना गया? उपजनक पेस्टोलॉजी को माना गया। और जब बाल अध्ययन शब्द आ जाए तो बाल अध्ययन शब्द में आपको ये पता होना चाहिए कि बाल अध्ययन का जनक किसे माना गया? अमेरिका में जो बाल विकास का आंदोलन हुआ था तो उसमें योगदान दिया साहब स्टैनले हॉल ने। तो 1894 में चाइल्ड स्टडी सोसाइटी यानी कि बाल अध्ययन समिति का जो गठन किया, इस वजह से इन्हें बाल अध्ययन का जनक कहा गया। 20वीं सदी के आरंभ में सन 1904 में बर्लिन यानी कि जो जर्मनी में स्थित है में बाल विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पहली बार बाल विकास के लिए बाल मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ। सन 1908 में बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल कर लिया गया। जो आपके लिए नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल सार रूप में है, शॉर्ट नोट्स के रूप में हैं, और गहन अध्ययन के बाद ये बनाए गए हैं। अगर आप इनको अच्छी तरह से रिपीट करके पढ़ लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। सन 1908 में बाल मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल कर लिया गया। भारत में बाल मनोविज्ञान का आगमन 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय में हुआ। अब आपसे पूछ लें कि भारत में बाल मनोविज्ञान का आगमन पहले तो अमेरिका में चल रहा था, तो भारत में साहब 1930 में आया। कहाँ पर आया? कोलकाता विश्वविद्यालय में आया। किसके द्वारा लाया गया? गीजूबाई के माध्यम से हुआ। अतः इन्हें भारतीय बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। जनक शब्द आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। प्लेटो बाल मनोविज्ञान के जनक, उसके बाद जो अगले आए उपजनक, फिर उसके बाद आपको याद रखना है बाल अध्ययन के जनक, और फिर अब आ गया भारतीय बाल मनोविज्ञान के जनक। तो ये जनक ये बहुत कंफ्यूजन उत्पन्न करते हैं पेपर में। जब हम पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, पूरा सिलेबस कवर करने के बाद जो जनक है, तो जनक में उल्टा सुल्टा होता है पेपर में कि किस के जनक कौन है। तो इनको आप क्या है साथ के साथ एक अलग कॉपी बनाओ और कॉपी में साथ के साथ लिखते जाओ कि किसका जनक कौन है। इससे आपको क्या है रिवीजन में भी परेशानी नहीं होगी और आपको अच्छी तरह ज्ञात भी हो जाएगा। तो देखिए 20वीं शताब्दी में जो ये गीजूबाई थे, इनको मूछों वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं सदी में बाल मनोविज्ञान का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि अमेरिकी मनोविज्ञान वैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने निम्न रूप में परिभाषित किया। अब बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं आ गई, तो किसने दी? क्रो एंड क्रो के अनुसार 3 दे रखी है उन्होंने। कौन सी? कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह उक्त कथन किसका है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक का है? क्रो एंड क्रो। दूसरी परिभाषा है कि बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं, यह भी किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। क्रो एंड क्रो की तीसरी परिभाषा को अगर हम देखें तो ये कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के विकास का गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन करता है। बहुत सी बार एग्जामिनर पूछता है
जो बालक के विकास का, तो गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन करता है वो क्रो एंड क्रो। तो बाल मनोविज्ञान, ये परिभाषा किसने दी? आपको ये पता होना चाहिए कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बालक के विकास का गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन करता है। अब आपको बता दूं कि जो दिखता है वो तो क्या कहलाता है? वो तो कहलाता है अभिवृद्धि, और जो नहीं दिखता वो क्या होता है? वो विकास होता है। भाई जो अपन को दिख रहा है वो तो क्या है? अभिवृद्धि, और जो दिखता नहीं है वो क्या है? विकास। इसके बाद है वुडवर्ड ने क्या कहा कि बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य बालक के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ये चौथे नंबर की परिभाषा है कि बाल मनोविज्ञान का क्या है? बालक के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। जीन पियाजे ने कहा था कि बालक के विकास का नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अध्ययन क्या है? बाल मनोविज्ञान है। अगर आपको कहीं भी नियंत्रित परिस्थितियां दिख जाती है बालक के विकास में, तो ये किसके द्वारा कहा गया? जीन पियाजे के द्वारा कहा गया। वुडवर्ड ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है? बालक के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन। अब इसके बाद जो हमने सामान्य परिचय देख लिया बाल मनोविज्ञान का, अब हम सीखेंगे अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि और विकास क्या होता है? तो देखिए, अभिवृद्धि और विकास के लिए अभिवृद्धि और विकास में आपको अंतर ज्ञात होना चाहिए। अभिवृद्धि क्या होती है? जो हमें अभिवृद्धि का स्वरूप क्या है? बाह्य होता है, और ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जबकि जो विकास है वो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखिए। पहला पॉइंट है कि अभिवृद्धि का जो स्वरूप होता है वो बाह्य होता है, जबकि विकास क्या है? आंतरिक होता है, हमें दिखाई नहीं देता। अभिवृद्धि को सामान्य रूप से मापा जा सकता है, जैसे लंबाई है, भार है, ताप है। तो इनके आधार पर जिसको क्या है? अभिवृद्धि को तो मापा जा सकता है, पर विकास को सामान्य रूप से मापा नहीं जा सकता, किंतु इसका मनोवैज्ञानिक मापन होता है। जैसे इसकी बुद्धि कितनी है, उसके व्यक्तित्व कैसा है, उसकी रुचि किन चीज़ों में, इनके आधार पर क्या है? मनोवैज्ञानिक रूप से विकास को माप सकते हैं। मापा तो नहीं जा सकता, पर क्या है? मापन किया जा सकता है। हम इसके आधार पर व्यक्ति की रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि आदि इन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या है? गुणात्मक और परिमाणात्मक होता है। मात्रात्मक यानी कि कितने किलो की है? 5 किलो की, 10 किलो की, 5 कितने लीटर है, कितने मीटर है, तो ये तो हो गई मात्रात्मक। अब गुणात्मक और परिमाणात्मक, इसमें क्या है? व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है? अच्छे गुण रखता है या बुरे गुण रखता है? पर आप यूँ थोड़ी कहोगे 1 किलो अच्छे गुण रखता है, 2 किलो बुरे गुण रखता है, ऐसे थोड़े कह सकते हैं हम। तो विकास का तो गुणात्मक और परिमाणात्मक मापन होता है। देखिए आगे, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक निश्चित, जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो एक निश्चित अवधि तक ही आपकी लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है। जबकि विकास क्या है? विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास है आपके जो जिस कार्य में आपकी रुचि रहेगी, जितना कार्य को करोगे उसमें आपका कौशल में वृद्धि होगी, बुद्धि बढ़ेगी, आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो क्या है? विकास तो क्या है? जीवन पर्यंत चल रहा है। जबकि अभिवृद्धि का क्षेत्र क्या है? अभिवृद्धि एक सीमित क्षेत्र में होती है, जबकि विकास का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। विकास का क्षेत्र जो है व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के रूप में आप विकास को देख सकते हैं। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक की होती है। जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है तो एक निश्चित सीमा तक बढ़ेगी, आपका वजन है एक निश्चित सीमा तक ही बढ़ सकता है। यूँ तो है नहीं भाई आप अनंत किलो तक हो जाओगे, नहीं है ना। एक निश्चित सीमा 100 किलो 200 किलो, ये तो ज़्यादा बोल दिया। वैसे 50 70 80 100 के नीचे नीचे ही रहते हैं। जबकि विकास की कोई सीमा नहीं है। विकास तो आप जितना, जिस चीज़ में आप जितना डूबोगे उतनी ही इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिवृद्धि और विकास के जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।